नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर चल रही है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। इसको किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो दोस्तों, हमारे साथ इस बुक का रिवीजन कीजिए ताकि आपकी जीके बहुत ही अच्छी हो सके। दोस्तों, यह जीके का 2023 का लूसेंट का न्यू बुक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस बार ऐड हुए हैं। तो जिन लोगों ने भी पहले ये कर रखा है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें अभी हमारा चल रहा है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हमने प्राचीन भारत पूरा करा लिया है और अभी हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में भी हमने काफ़ी टॉपिक इसमें पूरे करा लिए हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है हमारा एक्सरसाइज 15 मुगल काल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम वीडियो करेंगे एक्सरसाइज 15 मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो दोस्तों, बाबर ने 1526 ईस्वी में लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। प्रश्न नंबर 3 है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए थे और इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? तो दोस्तों, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 7वां, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति थी जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 8 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुई थी और ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा वह अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो दोस्तों, महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में था। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। अकबर सती प्रथा को बुरा मानता था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध था जिस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरम उत्कर्ष प्राप्त किया? तो दोस्तों, मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा या चरम उत्कर्ष तक पहुंची थी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो दोस्तों, अकबर की जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? तो दोस्तों, वह मुगल शासक था बाबर, जिसने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी
डायरी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है, यानी कि शेरशाह की महानता का क्या कारण है। तो दोस्तों शेरशाह इसलिए महान माना जाता है क्योंकि उसने प्रशासनिक सुधार किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो दोस्तों हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और वह रज़्मनामा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। कहने का मतलब है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था। तो दोस्तों मोहम्मद शाह वह मुगल सम्राट था जिसने सैयद भाइयों को हराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल को उत्तरदायी माना जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या जिसे पूजा गृह कहते हैं उसका क्या नाम था। तो दोस्तों अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। अगला प्रश्न नंबर 26, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए थे। तो दोस्तों सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो दोस्तों रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 28, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। तो दोस्तों खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों इस्लाम में जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध और गाजी का अर्थ होता है धर्म योद्धा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो दोस्तों मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था। तो दोस्तों बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी व उसके पुत्र दिलावर खान लोधी ने, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी ने और मेवाड़ का शासक राजा राणा सांगा ने। लेकिन उन्हें आमंत्रित करने वालों में चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था, इसीलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों सूची 1 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध की सूची दी गई है और सूची 2 में यह युद्ध किस शासक के विरुद्ध लड़े गए उसकी सूची दी गई है। तो दोस्तों पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, यह इब्राहिम लोधी के विरुद्ध लड़ा गया। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया और चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया। और डी है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया। उस समय अफगान का शासक था महमूद लोधी। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली शाहजहां ने स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो दोस्तों कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी।
जबकि लाहौर, करनाल और दिल्ली में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो दोस्तों वह था बाबर, जिसने बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो दोस्तों इनमें आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है, जिसे बाबर ने स्वयं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें एक साइड कृतियों के नाम दिए हैं और दूसरी साइड दिया है लेखकों के नाम। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बी पढ़ते हैं पहले। तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर थे, ये सही सुमेलित है, बिल्कुल सही है। तुजुक ए जहांगीरी के लेखक थे जहांगीर, और शाहजहांनामा के लेखक थे मोहम्मद साहले। लेकिन ऑप्शन ए जो है वह हुमायूंनामा के लेखक हुमायूं नहीं थे, तो यह सही सुमेलित नहीं है। हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, क्यों? तो दोस्तों औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो दोस्तों औरंगजेब वह मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक सड़क किसे जोड़ती है? तो दोस्तों ग्रांड ट्रंक सड़क जो है वह कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 44, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में लड़ी थी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? दोस्तों गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 48, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? दोस्तों वह राजपूत वंश था सिसोदिया वंश, जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर द्वारा जिसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था वह कौन था? तो दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? तो दोस्तों बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो दोस्तों फैजी अकबर के दरबार में रहा था। प्रश्न नंबर 54 है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो दोस्तों शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? दोस्तों चौसा की लड़ाई जो कि 1539 ईस्वी में हुई थी, उसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो दोस्तों हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक था जिसने 2 बार शासन किया। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को जहांगीर ने संगमरमर का करवाया था। प्रश्न नंबर 60, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो दोस्तों वह मुगल शासक था बाबर, जिसे पहले आगरा में दफनाया गया था और बाद में उसकी अफगान विधवा उसके शव को काबुल ले गई और वहीं उसने एक बाग में उसे दफना दिया। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को उपवनों यानी कि उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया था? तो दोस्तों वह मुगल शासक था बाबर, जिसे उपवनों या उद्यानों में अत्यंत रुचि थी, जिसे उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने
कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो दोस्तों वह पहला मुगल शासक था बाबर, जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल कर लिया था। प्रश्न नंबर 63 है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? दोस्तों बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो दोस्तों ये सभी भारतीय शासकों के नाम दिए हैं, जिसमें रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो दोस्तों शाहजहां ने आगरा शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो दोस्तों वह औरंगजेब मुगल बादशाह था, जिसने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य होता था भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना और राजस्व का संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो दोस्तों शिवाजी ने मुगलों की पुरंदर संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो दोस्तों वह दिन था 13 अप्रैल 1699 में, जिस दिन बैसाखी को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय जो था वह मुगल बादशाह था जो पहले अंग्रेजों की कैद में रहा और बाद में पूरा जीवन मराठों का पेंशन भोगी रहा। अगला प्रश्न है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो दोस्तों औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने 1555-56 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 73, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो दोस्तों सरहिंदी का युद्ध जो हुमायूं ने जीता था, जिसके फलस्वरूप मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो दोस्तों हुमायूं मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपोल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो दोस्तों वह हुमायूं था जिसके दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपोल एक लेखक ने लिखा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब कहते थे लोक आचरण अधिकारी को। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश किसे इंगित करता है? तो दोस्तों मुगल प्रशासन में मदद ए माश होता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो दोस्तों वह था शेरशाह सूरी, जिसने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में वह सुल्तान बना, यानी सुल्तान की उपाधि अपनाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो दोस्तों वह शाह आलम द्वितीय था जो मुगल बादशाह था जिसे वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। अगला प्रश्न है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का एक संग्रह था उसे मुबाइन कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? तो दोस्तों औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित
दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है, युद्ध स्थलों के नाम दिए हैं और हमें इसमें बताना है कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए ये 4 प्रमुख युद्ध थे, जिनके युद्ध स्थल कौन से थे। तो दोस्तों हुमायूं के द्वारा 4 लड़े गए प्रमुख युद्ध थे दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध और बाद में सरहिंद का युद्ध। तो दोस्तों इसे क्रम अनुसार जमाना था। तो सबसे पहले दौरा युद्ध हुआ, उसके बाद चौसा युद्ध, फिर कन्नौज का और उसके बाद सरहिंद का युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो दोस्तों वह इतिहासकार था A.L. श्रीवास्तव, जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। दोस्तों शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन जिसे तख्त-ए-ताऊस भी कहते हैं, मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो दोस्तों तख्त-ए-ताऊस या मुगल मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। दोस्तों जब्ती प्रणाली जो है वो शेरशाह की उपज थी। अगला प्रश्न नंबर 90, जवाबित का संबंध किससे था। तो दोस्तों जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो दोस्तों ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। अगला प्रश्न, मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो दोस्तों मुमताज महल जो कि शाहजहां की पत्नी थी, उनका नाम था अर्जमुंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह लगता है। तो दोस्तों अकबर की द्वारा बनाई गई पंचमहल इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, तो उनके पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था और उनके पिताजी का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह क्या था। तो दोस्तों अकबर ने राजपूतों के जिस ग्रह से संबंध स्थापित किए वह कछुआओं से संबंधित। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वह कौन से थे। तो दोस्तों औरंगजेब द्वारा दक्षिण में 2 राज्यों को विजित किया गया, जिसके नाम थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो दोस्तों फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज या जिसे नवरोज कहते हैं, तो मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया था। तो दोस्तों मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था पारसियों से। अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो दोस्तों राबिया उद दौरानी का मकबरा या जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं, यह मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो दोस्तों वह बादशाह था औरंगजेब, जिसकी मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। तो दोस्तों वह इतिहासकार था अबुल फजल, जिसने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। अगला प्रश्न है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो दोस्तों अनवार ए सुहेली ग्रंथ जो है वह पंचतंत्र का अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था। तो दोस्तों ऐतिहासिक विवरण लिखा था गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। तो दोस्तों सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा। तो अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण इन सभी पर आधारित थी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का
मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना क्या नाम रखा था? तो दोस्तों भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा था। अगला प्रश्न, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन है? तो दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी के निर्देशन में हुआ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना वह मुसलमान विद्वान था जिसका योगदान हिंदी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो दोस्तों अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ऐसा नहीं था। तो ये कथन जो है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है, जबकि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक है कि प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया गया और अकबर की धार्मिक नीतियों के कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध जो कि 1576 में लड़ा गया के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य यह था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाने का। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो दोस्तों शेरशाह के मकबरे में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। अगला प्रश्न है, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर कौन सी थी? तो दोस्तों शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने सहसराम या जिसे सासाराम कहते हैं वह जागीर थी जिसके प्रबंधक के रूप में उसे नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी और अपना वकील यानी प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक यानी संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था? तो दोस्तों दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम था बहार खां नुहानी जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी और अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक उसे नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने किसकी उपाधि धारण की? तो दोस्तों दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़े गए युद्धों में वह निर्णायक युद्ध था चौसा का युद्ध जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो दोस्तों वह युद्ध था कन्नौज या जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, जिसे जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वह शाहजहां के शासन का एक राज्य की इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन कारण आर इसमें दिया गया है। दोस्तों तो कथन है, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया और कारण इसका है कि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी ए और आर दोनों सही तो हैं किंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध अप्रैल
1258 में किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण आर। तो दोस्तों कथन है खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्ज शत्रु था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्यों करता है? क्योंकि कथन है खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक रहा, क्योंकि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था, इसीलिए। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? तो दोस्तों वह बंदरगाह था सूरत का बंदरगाह, जिसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये 4 युग्म दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पहला है जहांगीर विलियम हॉकिंस। तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, तो ये बिल्कुल सही है। शाहजहां के दरबार में टेवर्नियर आया था, ये भी सही है। औरंगजेब के दरबार में मनुची आया था, ये भी सही है। लेकिन अकबर के दरबार में सर टॉमस रो आया था, ये गलत है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन ए और उसका कारण आर दिया है। तो दोस्तों पहला है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों के 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। नहीं, ये कथन गलत है। कारण क्या है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो दोस्तों कारण आर सही है, लेकिन कथन उसका एक गलत है। ये अकबर के काल में नहीं हुआ था, इसीलिए ऑप्शन डी ए गलत है, परंतु आर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, इन कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। दोस्तों अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की और जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया और सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। 1 2 3 ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो दोस्तों कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अगला प्रश्न नंबर 136 राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था। तो दोस्तों वह राजपूताना क्षेत्र था मारवाड़ का, जिस राज्य को जीतने में शेरशाह को बहुत ही मुश्किल हुई और जीत के बाद शेरशाह के मुख से निकला कि अरे मैंने यह एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों कलिंजर अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? तो दोस्तों शेरशाह के बारे में इन चारों ऑप्शन में से यह असत्य है कि शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया, ये गलत है। शेरशाह के बारे में सत्य क्या है कि शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये सही है। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना यानी सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, यह भी सही है। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं टन की डंडी का प्रयोग किया, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी इसमें असत्य हो जाएगा, बाकी सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाइयों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उन प्रशासनिक इकाई के जो प्रधान होते थे उनकी सूची दी गई है। तो दोस्तों प्रांत यानी इक्ता का प्रधान होता था हाकिम या जिसे अमीन बोलते थे। हाकिम एवं अमीन इक्ता प्रशासनिक इकाई के प्रधान होते थे और जिला या सरकार के प्रधान होते थे ठेकेदार ए ठेकेदारान एवं मुंसिफ ए मुंसिफान। और दोस्तों परगना या तालुका जो है उसके प्रधान होते थे ठेकेदारा एवं मुंसिफ, ठेकेदार एवं मुंसिफ। और ग्राम के प्रधान हुआ करते थे मुकद्दम एवं आमिल। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2, सी का 3
डी का 4, 1 2 3 4। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार किसे कहते थे? तो दोस्तों शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार कोषाध्यक्ष को कहा करते थे। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? तो दोस्तों शेरशाह काल के समय प्रशासन में कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। अगला प्रश्न है, किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जराशीर्ण मृत्युमुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो दोस्तों ये कहा था अब्बास खां सरवानी ने। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह के ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा था कि एक जराशीर्ण मृत्युमुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषण से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं होगी कि वह बुढ़िया के पास भी भटक जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह उन्हें बहुत बड़ा दंड देगा। दोस्तों ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी उक्ति है? तो दोस्तों शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां है, यह उक्ति है के.आर. कानूनगो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? दोस्तों शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था में यह सही नहीं है कि भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अन्य जो कथन हैं वे सही हैं, इसीलिए एक बार पढ़ लेना चाहिए। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में सही क्या है कि भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया। बिल्कुल सही है। राई यानी कि भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची होती थी, जिसे लागू किया गया, ये भी सही है। और उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न। तो दोस्तों ये तीनों कथन सत्य हैं। और जो चौथा है भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया था, ये गलत है। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने थे वे कौन से हैं, ये बताना है। तो दोस्तों अशरफी जो है वो सोने से बनी थी, रुपया चांदी से बना था और दाम तांबे का सिक्का था। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? दोस्तों दिल्ली का पुराना किला जो है वो शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 147, अमरकोट या उमरकोट कहते हैं जिसे, तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो दोस्तों अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में अकबर मुगल बादशाह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो दोस्तों हमीदा बानो बेगम जो थी वह अकबर की माता थी। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। अगला प्रश्न है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? बैरम खां का पतन हुआ था 1560 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करते थे, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में धारण की थी। अगला प्रश्न है, पर्दा शासन जिसे इंग्लिश में द पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं 1560-64 ईस्वी में के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य कौन थी? तो दोस्तों पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य थी माहम अनगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो दोस्तों अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ मालवा विजय से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? तो दोस्तों स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। प्रश्न नंबर 155, अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? दोस्तों अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल जो है वह यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ प्रमुख घटनाएं दी हैं और सूची 2 में उनके वर्ष दिए हुए हैं। तो दोस्तों दास प्रथा की समाप्ति हुई थी 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी 1563 में, जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564 में और सूबों का पुनर्गठन हुआ था 1580 में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है।
तो 1 2 3 4 ऑप्शन इसमें ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों सूची 1 में कुछ घटनाएं दी हैं और सूची 2 में उनके वर्ष दिए गए। तो ए में दिया है इबादत खाना यानी धर्म संसद की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इबादत खाना या धर्म संसद की स्थापना हुई थी 1575 में। मजहर की घोषणा हुई थी 1579 में और नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार हुआ था 1580 में और दीन इलाही की घोषणा की गई थी 1582 में। तो दोस्तों ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, 1 2 3 4 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों सूची 1 में घटनाएं दी हैं और सूची 2 में उनके वर्ष दिए गए हैं। तो दोस्तों करोड़ी की नियुक्ति हुई थी 1573 में। दहसाला बंदोबस्त लागू किया गया था 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन हुआ था 1584 में और इलाही गज का प्रचलन हुआ था 1587 में। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। तो दोस्तों बदायूनी वह इतिहासकार था जिसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी। तो दोस्तों अकबर ने बीरबल को कविराय या कविराज की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। प्रश्न नंबर 162 है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। दहसाला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो दोस्तों अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था। तो दोस्तों पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था जहांगीर। अगला प्रश्न है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश यानी 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो दोस्तों शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किया था जहांगीर मुगल बादशाह ने। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों नीचे कुछ जोड़े दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606-7 में, बिल्कुल सही है। खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह हुआ था 1622-25 में, ये भी सही है। महावत खां का विद्रोह हुआ था 1626-27 में, ये भी सही है। लेकिन 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 ईस्वी में हुई थी, ये गलत है, जबकि उनकी हत्या हुई थी 1606 में। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, इसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। तो दोस्तों जहांगीर के समय में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों सूची 1 में जहांगीर की पत्नियों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनकी उपाधियां या उनके पद नाम दिए हैं। जैसे पहले है मानबाई। मानबाई का एक अन्य नाम था जिसे शाह बेगम कहते थे। जगत गोसाई का दूसरा नाम था जोधाबाई और मेहरुनिसा जहांगीर की जो तीसरी पत्नी थी मेहरुनिसा, उसका एक अन्य नाम था जिसका नाम था नूरमहल, नूरजहां या पादशाह बेगम। ए का 1, बी का 2, सी का 3, 1 2 3 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो दोस्तों मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती। प्रश्न नंबर 170, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया। तो दोस्तों बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में 1 प्याला शराब और 1 प्याले शोरबे के लिए बेच दिया है, ये किसकी उक्ति है। दोस्तों यह उक्ति है जहांगीर की। अगला प्रश्न है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था। तो दोस्तों ये कहा था जहांगीर ने कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल कराने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई। तो दोस्तों शाहजहां के समय कौन सी घटना हुई है पहले देखते हैं। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ है, खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ है और पुर्तगालियों का दमन भी हुआ है शाहजहां के समय में। लेकिन
महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? दोस्तों शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? तो दोस्तों मलका ए जमानी की उपाधि शाहजहां ने दी थी अर्जुमंद बानो बेगम को। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो दोस्तों शाहजहां ने शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दारा शिकोह को दी थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार युद्धों का क्रम क्या था? तो दोस्तों शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम था, पहला बहादुरपुर, इसके बाद धर्मत का युद्ध, इसके बाद सामूगढ़, इसके बाद खजुआ और फिर देवराई। ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो दोस्तों दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया था, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में नजरबंद कर दिया था, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है, पहले हुआ जाट का विद्रोह, उसके बाद बुंदेला विद्रोह, फिर सतनामी विद्रोह और अंत में सिख विद्रोह। अगला प्रश्न है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो दोस्तों वह जाट नेता था राजा राम, जिसने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि मुस्तैद खां की रचना मुआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी? तो दोस्तों साकी मुस्तैद खां की रचना मुआसिर ए आलमगीरी को जादूनाथ सरकार ने मुगल राज्य का गजेटियर कहा था। अगला प्रश्न, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो दोस्तों वह इतिहासकार था जादूनाथ सरकार की यह उक्ति थी कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी तरह दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश यानी फकीर कहती थी? तो दोस्तों औरंगजेब वह मुगल बादशाह था जिसको उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी। अगले प्रश्न है, किसने अकबर को जिल्ले इलाही एवं फर ए इचदी कहा? तो दोस्तों अबुल फजल ने अकबर को जिल्ले इलाही और फर ए इचदी कहा। दोस्तों जिल्ले इलाही का मतलब होता है खुदा की परछाई और फर ए इजदी का मतलब होता है खुदा से निकलने वाली रोशनी। तो अबुल फजल ने अकबर को इन नामों से पुकारा था। अगला प्रश्न है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? दोस्तों दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना की थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर कितनी हो गई थी? तो दोस्तों अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में पैबाकी या पायबाकी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार किसका बोधक था? तो दोस्तों मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का बोधक था, यानी कि जात जो है मनसबदार के पद होते थे और सवार सैनिक दायित्वों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी मंथ स्केल जागीरों का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय जाता है शाहजहां को। अगला प्रश्न है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? जागीरदारी संकट उत्पन्न हुई थी औरंगजेब मुगल बादशाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ होता है संगमरमर के
पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। प्रश्न नंबर 196, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो दोस्तों भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, पिट्रा ड्योरा का आरंभ किसने किया था? दोस्तों पिट्रा ड्योरा का आरंभ किया गया था जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्योरा का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों वह सबसे पहली इमारत थी एतमाद उद दौला का मकबरा, जिसके निर्माण में पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्योरा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो दोस्तों शाहजहां का काल संगमरमर का काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 200, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी कि ईरान भेजा था? तो दोस्तों जहांगीर ने बिशन दास चित्रकार को फारस के शाह और उसके अमीरों का छवि चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस यानी कि ईरान भेजा था। अगला प्रश्न है, फर-ए-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो दोस्तों फर-ए-इजदी का विकास किया था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? दोस्तों औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलकुशा के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? दोस्तों अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो दोस्तों एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो दोस्तों राजपूताना राज्यों में से मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की, जबकि आमेर, मारवाड़ और बीकानेर के राजपूतों ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार की थी, यानी इन लोगों ने सरेंडर कर दिया था अकबर के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? तो दोस्तों पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी शेरशाह ने। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो दोस्तों जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में। प्रश्न 208, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब जो है वह वीणा वाद्य यंत्र बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? दोस्तों वह प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हरिविजय सूरी, जिन्हें अकबर ने सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे अबुल हसन और अका रिजा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो दोस्तों हमें ये बताना है कि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत में बादशाह कौन था? तो उस समय बादशाह था अकबर। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? दोस्तों शाहजहां के काल में पीटर मंडी यूरोपीय यात्री था जो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो दोस्तों अकबर के दरबार के चित्रकार थे दसवंत, अब्दुस्समद और बसावन, जबकि कल्याण दास जो है वह चित्रकार नहीं था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 215, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? दोस्तों बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? दोस्तों जहांगीर जो है वह नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, जबकि नूरजहां के गुट के सदस्य थे गियास बेग, आसफ खां और खुर्रम। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों अकबर के दरबार में सुलेखकार थे मोहम्मद हुसैन, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों सही नहीं है ये बताना है, तो पहले देखते हैं सही कौन से हैं। तो दोस्तों तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पदों की रचना की है, ये बिल्कुल सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की है, ये भी सही है। और तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की है, ये भी सही है। तो दोस्तों गलत क्या है? गलत है ऑप्शन ए,
सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ये गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक था? तो दोस्तों यह सभी यूरोपीय यात्रियों में से फसवा वर्नियर शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो प्रश्नावली थी मुगल काल, उसमें 219 प्रश्न थे जो हमारे पूरे हो चुके हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे इस चैनल पर सभी वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करना होगा, जिससे आप भविष्य में हमारे YouTube के सभी वीडियोस की PDF डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।